Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Labs. So MHT CET PCB सेकेंड अटेम्प्ट जो कि मई में कंडक्ट किया गया था 10th में एंड 12th में, इसका आंसर की रिलीज हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना आंसर की डाउनलोड करके देख लिया होगा, क्योंकि मैंने अपना आंसर की डाउनलोड करके अपने मार्क्स कैलकुलेट किए। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें बोलने चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था पीसीबी का, यहाँ पर सिर्फ 2 दिन एग्जाम कंडक्ट किया गया था, यानी कि सिर्फ 4 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, दैट इज 10th में एंड 11th में, टोटल 4 शिफ्ट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 शिफ्ट कंडक्ट की गई थी, कुछ 10-12, और सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ 4 शिफ्ट कंडक्ट की गई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम कम बच्चों ने दिया था। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर कुछ कंपेरिजन करने जा रही हूँ, एकदम ध्यान से देखना। हाँ देखो क्या बताने जा रही हूं मैं। अपना एमएसटी सीईटी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, अप्रैल में हुआ था, पीसीबी की बात कर रही हूं मैं, दिस इज ओनली फॉर पीसीबी। और जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था, मैं आपको परसेंटाइल भी बताऊंगी, पर पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। ये मई में हुआ था। अभी यहाँ पर टोटल 10 to 12 शिफ्ट कंडक्ट किए गए थे, और यहाँ पर सिर्फ 4 शिफ्ट कंडक्ट किए गए थे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे जिन्होंने एग्जाम के लिए अपीयर किया है। ओके, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, कम शिफ्ट हुआ, कम बच्चों ने एग्जाम दिया। शिफ्ट 1 का जो मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, अप्रैल वाला अटेम्प्ट था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसका डिफिकल्टी लेवल सेकेंड अटेम्प्ट से ज्यादा था। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो था ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, इट वाज मॉडरेट लेवल। और जो सेकेंड अटेम्प्ट वाला सीईटी हुआ है ये इजी लेवल था। इसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके पीवाईक्यूज में से रिपीट हुए थे। अब यहाँ पर मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, मेन मुद्दे की बात क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, बच्चे ज्यादा थे, कंपटीशन ज्यादा था। तो यहाँ पर अगर आपको कम मार्क्स आए हैं, अगर आपको 80-90 मार्क्स आए हैं, तो भी आपका परसेंटाइल ज्यादा बनेगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, और परसेंटाइल शिफ्ट्स भी ज्यादा थे। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में कम बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर का लेवल इजी था, शिफ्ट भी कम था। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब अगर समझो आपको 120-130 मार्क्स आए हैं, तो भी आपको ज्यादा परसेंटाइल नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे ही कम थे ना, कम बच्चे थे, तो कम मार्क्स में भी आपको कम ही परसेंटाइल आएगा, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया। जब आप 100 लोगों के साथ रेस करते हो तो आपके जीतने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप 1000 लोगों के साथ रेस करोगे तो आपके जीतने के चांसेस और कम हो जाते हैं। लेकिन फिर कम मार्क्स में भी आपको ज्यादा परसेंटाइल आ सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। तो कंपटीशन का लेवल भी मैटर करता है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर ज्यादा मार्क्स आए हैं तो भी यहाँ पर परसेंटाइल आपके कम होंगे कंपैरेटिवली, दोनों को कंपेयर करोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर समझो आपको 100 मार्क्स है, ठीक है, 200 में से आपको 100 मार्क्स मिले, तो यहाँ पर अगर आपका 90 परसेंटाइल बन रहा है, तो यहाँ पर 120 मार्क्स में आपका 90 परसेंटाइल बनेगा। 120 ज्यादा हो गया, समझो मैं इधर लिख देती हूँ 107, ऐसा एक रैंडम नंबर। मतलब ये इतना डिफरेंस रहने वाला है, 5-6 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि बच्चों कम बच्चों ने एग्जाम दिया था, और डिफिकल्टी लेवल इसका काफी इजी था, क्योंकि मैंने खुद ये वाला अटेम्प्ट भी दिया है, ये वाला अटेम्प्ट भी दिया है, इसीलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैम सेकेंड अटेम्प्ट का, फर्स्ट अटेम्प्ट का मैंने आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो बताया था, सेकेंड अटेम्प्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो कैसे बता सकती हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको एक टेंटेटिव बताया गया है इंफॉर्मेशन, कि अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटाइल 80 या 80 के आसपास होगा। यहाँ पर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। अगर आपका 70 और 99 के बीच में मार्क्स आता है तो भी आपका परसेंटाइल कम होगा। लेकिन अगर आप 100 के ऊपर जा रहे हो तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, और फिर आप प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। अगर सेकेंड अटेम्प्ट के हिसाब से हम चलें तो सेकेंड अटेम्प्ट में जिस बच्चे को 160 से ज्यादा मार्क्स होंगे, उसी बच्चे को 100 परसेंटाइल आने के चांसेस है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो मई वाला अटेम्प्ट था उसका पेपर लेवल इजी था। अगर पेपर इजी रहता है
तो आपका परसेंटाइल फिर बढ़ जाता है, मतलब स्कोर बढ़ने पर ही परसेंटाइल बढ़ेगा। अगर पेपर डिफिकल्ट रहता तो कम मार्क्स में भी ज्यादा परसेंटाइल मिलते हैं। मतलब मैं ये चीज बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पेपर का डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें मैटर करती है, तो आपका परसेंटाइल डिसाइड होता है। अब आप लोगों में से जिसने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, जिसने अपना आंसर की डाउनलोड करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, आप लोग अपने मार्क्स वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो उससे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने सीईटी एग्जाम दी थी सेकेंड अटेम्प्ट और कितने बच्चों को कितना मार्क्स आया है, और उस हिसाब से आप एक अंदाजा लगा पाओगे कि आप कौन से पर्टिकुलर परसेंटाइल वाले रेंज में पढ़ रहे हो। ये जो ऊपर के 3 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब ये जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्म के लिए इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई बच्चा फार्म डी के लिए प्लान कर रहा है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्म डी एंड बी फार्म, ओके। अगर कोई बच्चा फार्म डी के लिए प्लान कर रहा है तो फिर सिर्फ इन दोनों कैटेगरी से उस बच्चे को फार्म डी मिलने के चांसेस हैं अच्छे कॉलेजेस में, जो टॉप 2 लेवल पे आते हैं। टॉप 3 लेवल में शायद इस बच्चे को भी फार्म डी मिल सकता है। देयर आर चांसेस दैट दिस स्टूडेंट कैन आल्सो गेट फार्म डी। लेकिन ये जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनको बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मेसी एंड फार्म डी, ये दोनों कैटेगरी के कोर्सेज में एडमिशन इजीली मिल जाएगा, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में। मतलब अभी जो बच्चे आईसीटी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऐसे कॉलेजेस गोल कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, तो उन लोगों को इजीली ये जो 2 टॉप रैंकिंग स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको इजीली ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। फार्म डी और बी फार्म का डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया है। फार्म डी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका ज्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस की तरफ उनका झुकाव होता है, और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले जो होते हैं, उनका पेशेंट इंटरैक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्कवरी से काम करते हैं। मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स दवा बनाते हैं, लेकिन फार्म डी वाले स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, कितने डोज में देनी है, किसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। जो क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है, जो पेशेंट के साथ रियल लाइफ इंटरैक्शन होता है, वो फार्म डी वाले स्टूडेंट्स करते हैं। और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले जो होते हैं, वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग और एनालिसिस के तरफ, मतलब उनका ज्यादा स्टडी फोकस्ड होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके स्किल और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आप क्लिनिकल साइड में जाना चाहते हो, यानी आप पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हो, हॉस्पिटल विजिट्स करना चाहते हो, आपको नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, तो आप फार्म डी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ मेडिसिन में इंटरेस्ट है, कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट है, डिस्कवरी में इंटरेस्ट है, आप अलग अलग वैक्सीन बनाना चाहते हो, तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी ले सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको ये ज्यादा पढ़ाया जाएगा, फार्म डी में ये ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है, दोनों में पैसा है, लेकिन आपको एक टॉप लेवल पे पहुंचना पड़ेगा तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। और अभी नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एमएसटीसीईटी एग्जाम देने वाले हैं, फार्मेसी एग्जाम देने वाले हैं या बोर्ड्स देने वाले हैं, अगर वो लोग अपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके पास मुश्किल से सिर्फ 7 महीने बचे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि इस साल आपका दिसंबर में सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपके पास बोर्ड्स और सीईटी दोनों के लिए सिर्फ 7 महीने बचे हैं। 7 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारा एमएसटीसीईटी 4.0 रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके सारे फीचर्स आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पर आपको सब कुछ बताया है, कोर्स कितने का है, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा। वो कोर्स परचेस करने से पहले आप हमारा फ्री मटेरियल वाला फोल्डर चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमने बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में दिया है ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आपको एक डेमो मिल सके। इसके अलावा जो हमारे नीट वाले एस्पिरेंट्स हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के जो नीट कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए हमने एक सेपरेट नीट वाली चैनल बनाई है, जहां पर मैं आपको री नीट के लिए 2026 के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और जो बच्चे नीट 2027 देना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने भाई बहन, नेबर्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। इस चैनल की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि महाराष्ट्र का एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो नीट एग्जाम ना दे। सबको नीट एग्जाम देकर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप फॉलो करोगे प्रॉपरली तो नीट एग्जाम क्रैक हो सकती है, ठीक है। तो
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों की और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प करूं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो। आप लोगों को सेकेंड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स मिले हैं वो नीचे कमेंट करो। टॉप फार्मेसी कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप नर्सिंग कॉलेजेस कौन से हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नर्सिंग कॉलेज शायद मैंने नई वीडियो बनाया है अभी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेजेस की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वीडियोस चेक करो और अपने अपने मार्क्स के हिसाब से अपने अपने कॉलेज की लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एमएसटी सीईटी, नर्सिंग सीईटी का फाइनल रिजल्ट आपका जून फर्स्ट वीक तक मोस्टली आ जाएगा। तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आपके पास कॉलेज की लिस्ट रेडी होनी चाहिए और अपना बजट वगैरह डिसाइड करके लिस्ट बनाना, ताकि आप जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो आप काम स्टार्ट कर सके। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और जो थोड़ा अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, इट्स ओके, दिस इज नॉट द एंड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।